हेलो एवरीवन। हमारा आज का चैप्टर है प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दी हुई है कि रशीदा अखबार पढ़ रही थी, उसकी जगह अचानक एक सुर्खी पर हेडलाइन पर पढ़ती है 100 साल पहले, और वह सोचने लगी कि कैसे कोई जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो हमारे मन में भी बहुत से सवाल आते हैं कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, हम कैसे पता करें। और अगर हम ये सोचें कि कल क्या हुआ था, तो इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं या आजकल सोशल मीडिया उसका यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न भी देख सकते हैं, फिर न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। और साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे पिछले साल की जानकारी हो। और बहुत समय पहले क्या हुआ था, ये कोई कैसे जान सकता है। तो देखिए हम इतिहास के बारे में देखेंगे कि इतिहास में क्या कुछ जाना जा सकता है। अब देखिए इतिहास में अतीत में हम क्या कुछ जान सकते हैं। अतीत के बारे में हमें बहुत कुछ जाना जा सकता है कि और जैसे कि लोग क्या खाना खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। अखेटक जो शिकारी होते हैं, पशुपालक, कृषि, किसानों के बारे में, शासकों के बारे में, व्यापारी, पुरोहित, कलाकार, शिल्पकार, संगीतकारों, या फिर हम साइंटिस्ट के बारे में, उनके जीवन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इसके अलावा बच्चों के बारे में पता कर सकते हैं कि बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, या फिर कौन कौन से सॉन्ग सुना करते थे। तो ये सभी हम जानकारी इतिहास के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो देखिए इतने सालों पहले लोग कहाँ रहते थे। अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे मन में सवाल आता है कि आज तो हम इतने अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, आज तो बहुत इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि क्या से क्या हो चुका है। लेकिन पहले इतिहास में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो तब लोग कहाँ पर रहते थे। सबसे पहले मैप देखिए, यहाँ पर ये देखिए मैप में कुछ लोकेशंस हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सिंधु नदी है, और यहाँ पर गंगा नदी है मध्य भारत में, जो नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में आती है, यूपी वाले स्टेट में। यहाँ पर देखिए सतपुड़ा, तापी नदी, यहाँ पर गोदावरी नदी है, और इधर ईस्ट स्टेट्स में गारो की पहाड़ियाँ हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस है जो हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। हमने नर्मदा नदी देखी थी, वहाँ पर तट में रहते थे, और यहाँ पर रहने वाले कुछ आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। जो संग्राहक कौन होते हैं, जो आसपास के जंगलों में से भोजन इकट्ठा करते थे, वो जड़, फलों और जंगल के और उत्पादों का संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। जो कुशल संग्राहक थे उनको आसपास के जंगलों के बारे में पूरी जानकारी होती थी, तो वो नदी के तट पर ही ज़्यादा लोग रहते थे, क्योंकि नदी के आसपास में जंगल पाए जाते थे, और उन जंगलों के जो भी उन्हें उनकी ज़रूरतें होती थी वो जंगलों से ही पूरी हुआ करती थी। अब हम देखेंगे कि सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियाँ, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो देखिए ये ऐसा स्थान है जो सुलेमान और किर्थर, वहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ का उत्पादन किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था, और लोग गांव में रहते थे। अब देखिए हमने गारो पहाड़ियाँ देखी थी, गारो, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था, और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, गारो पहाड़ियाँ ये हैं। ये देखिए ये गारो पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर सबसे पहले चावल का उपजाना शुरू किया गया था, और इधर विंध्य पहाड़ियाँ मध्य भारत में। तो सबसे पहले लोग रहते कहाँ थे, नर्मदा नदी के तट पे रहते थे, क्योंकि जो आसपास के जंगल थे वहाँ से उनकी ज़रूरतें पूरी हुआ करती थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कृषि को आरंभ किया था, और साथ ही वो पशु भी पालने लग गए थे। अब देखिए सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सबसे पहले मैप में देख लीजिए सिंधु,
सिंधु नदी कहाँ पर है? ये देखिए सिंधु नदी जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है, थोड़ी सी भारत में भी है लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान में है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पर देखिए झेलम है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये नदियाँ सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं और बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, तो वे सहायक नदियाँ कहलाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। तो जो आज भी हम जब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, या कोई भी जो भी प्राचीन समय की सभ्यता की बात करते हैं, तो वो हमें नदियों के किनारे में देखने को मिलती हैं। नदियों के किनारे क्यों रहते थे? क्योंकि हो सकता है वहाँ पर से उन्हें पानी का आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तो इसकी वजह से वे नदी के आसपास का क्षेत्र जो होता है, एक तो उपजाऊ होता है, दूसरा पानी भी आसानी से मिल जाता है, और नदी के आसपास के क्षेत्र वाले क्षेत्रों में जंगल भी होते हैं, तो जंगलों से उनकी बहुत सी ज़रूरतें पूरा हुआ करती थी। तो आगे देखिए, सहायक नदियां हमने देख लिया है कि वो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर हमने देख लिया था। आरंभिक नगर फले फूले थे, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले जो भी सभ्यता थी वो भी नदियों के किनारे ही बसी हुई थी। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जो सिंधु नदी है वहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का आरंभ हुआ था, विकास हुआ था। अब देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से मैप देख लीजिए। जो गंगा नदी है उसके जो ये लीजिए, ये देखिए, जहाँ पर गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, प्राचीन काल में उसे मगध कहा जाता था और आज बिहार के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, यहाँ पर एक महाजनपद था, ये बहुत बड़ा। आगे हम देखेंगे, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य, बहुत बड़ा राज्य उन्होंने स्थापित किया हुआ था, और देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। हमारे भारत में बहुत से ऐसे राज्यों में हमारा भारत पहले बहुत से साम्राज्यों में बटा हुआ था, तो सभी ने अपने अपने क्षेत्र का बहुत अच्छे से विस्तार किया था, और वहाँ के जो शासक होते थे वो अपने अपने समय पर काफ़ी शक्तिशाली रहे थे। लोगों ने हमेशा सदैव ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से बड़े हिस्से तक यात्रा की थी। उपमहाद्वीप कैसे? देखिए, आज का जो हम भारत देखते हैं, तो ये हमारा भारत का मैप है। तो आज हम भारत के जितना आज का क्षेत्र जो भी एरिया है भारत का, उसके साथ अगर पाकिस्तान मिला दिया जाए, इधर बांग्लादेश और यहाँ पर म्यांमार, तो साथ में ये बन जाता है पूरा उपमहाद्वीप। तो लोग क्या करते थे, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी और समुद्रों के कारण उनकी यात्रा बहुत रिस्की होती थी, जोखिम भरी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव तो नहीं थी, वो यात्रा फिर भी कर लेते थे। कभी लोग काम की तलाश में जाते थे, इधर उधर घूमने जाते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे बाढ़ आ गई, जहाँ कहीं और उनके कहीं जहाँ पर सूखा पड़ गया, तो इसकी वजह से जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उनके कारण लोगों का जब एक जगह रहना मुश्किल हो जाता था, वो दूसरी जगह चले जाते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। जो सेना होती थी, जो राजाओं ने अपनी सेना तैयार की हुई थी, वो भी यात्रा करते थे। उनका मोटिव क्या था कि अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्तार करना, इसीलिए वो अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में चली जाती थी। वो भी एक कारण था उनकी यात्रा करने का। इसके अलावा व्यापारी भी काफिले में जाते थे, तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुएं लेकर। जो व्यापारी होते थे वो व्यापार करने के माध्यम से मोटिव से जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने के लिए और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे गांव भी कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए जाते थे, और कुछ लोगों को वैसे ही ट्रैवलिंग का शौक होता है, जब नई जगह ढूंढने का, तो वो लोग नई जगह खोजने के लिए, वहाँ की
परिस्थितियाँ क्या हैं उसे जानने के लिए भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिलता है। जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे तो उनके साथ उनकी जो भी संस्कृति थी, जो भी उनकी भाषा थी, उनके विचार थे, वो भी दूसरी जगह स्थानांतरित होते थे। तो वो एक दूसरे के विचारों को आपस में एक्सचेंज किया करते थे और उन्हें एक दूसरे की संस्कृति का पता लगता था। और वो एक दूसरे के जो भी उनके रीति रिवाज थे, पारंपरिक रीति रिवाज हो या संस्कृति हो, उसके बारे में उन्हें आपस में जो विचार वटांदरा किया करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? हमने देखा कि प्राचीन काल में यात्राओं का क्या मोटिव था, क्यों लोग यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह। हालांकि यात्रा उनकी बहुत रिस्की होती थी, क्योंकि आज अगर हम देखें तो आज इतने ट्रांसपोर्ट के साधन आ चुके हैं कि हम बस से, रेलगाड़ी से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, कहीं से भी हम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आज उस समय पर यात्रा के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं होते थे। समुद्र के माध्यम से उनकी यात्राएं होती थी, समुद्री जहाज़ों के माध्यम से। तो उनका मोटिव अलग मोटिव था। तो आज अगर हम देखें यात्राएं क्यों करते हैं, तो देखिए, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, एक लिमिट बना देते हैं। जो पहाड़ियाँ होती हैं, पर्वत हैं या समुद्र हैं। और जब हम मैप देखते हैं तो हमारे मैप में एक बनी होती है, एक लिमिट, जो बाउंड्री होती है, वो उन सब का निर्माण कौन करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। वो पर्वत की ऊंचाइयों को भी छू सके थे। उन्होंने बड़े बड़े पर्वतों को पार किया था और पर्वतों पर चढ़े भी थे। उन्होंने मतलब जो भी उनके लिए मुश्किल काम था, जब उनके मन में ऐसा होता था कि हमारा ये काम है, हमने ये करना है, तो वो काम कर भी लेते थे। गहरे समुद्रों को पार भी करते थे। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे और यहीं बस गए थे। हमारे भारत के अलावा जो उपमहाद्वीप है, यहाँ पर हम भारत का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उपमहाद्वीप में वो सभी क्षेत्र आएंगे जो आज भारत से बाहर है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी उपमहाद्वीप में आते हैं। तो उपमहाद्वीप में कुछ लोग बाहर से भी आए थे जो यहीं पर ही बस गए थे। लोगों के इस आने जाने की ने हमारी आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो एक दूसरे की सांस्कृतिक साथ में लेकर जाएंगे। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को भी अपनाते रहे हैं। तो 100 वर्षों से लोग क्या करते थे? पत्थर को तराशते थे, संगीत भी रचते थे और भोजन बनाने के नए तरीके, जो भी एक दूसरे किसी के पास किसी भोजन को बनाने का, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मटर पनीर की सब्जी है, तो कुछ लोग अपने तरीके से बनाएंगे तो कुछ लोग अपने तरीके से। इसी तरह उन्हें जो भी भोजन बनाने के नए नए तरीके थे, उनके बारे में भी पता चलता था जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आते थे। आगे देखिए, देश के नाम, जो आज हम देश के नाम लेते हैं, इंडिया, भारत, तो ये नाम कैसे पड़े थे और इन नामों का विकास कैसे हुआ था, ये कैसे धीरे धीरे इन नामों में सुधार किया गया था। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृति में सिंधु कहा जाता था और ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को ही पहले इंडस का नाम दिया गया था। और ईरान और यूनान के बारे में, वहाँ से लोग आए थे जो उन्होंने संस्कृत का जो उन्होंने इंडस नाम दिया था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस, उन्होंने फिर सिंधु को सबसे पहले देखिए इंडस नाम दिया गया। इंडस को संस्कृति में सिंधु कहते थे। सिंधु को फिर उन्होंने हिदोस अथवा इंदोस नाम दे दिया था और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा था। जो इंडस नदी थी उसके जो पूर्व वाला क्षेत्र था उसको इंडिया कहा गया था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया था, एक ग्रुप के लिए। तो देखिए, इससे ये कंसेप्ट निकलता है कि पूरे भारत का नाम शुरुआत से ही इंडिया नहीं था, पहले कुछ क्षेत्रों में नाम दिया गया था, इंडस, हिंदोस, इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उन्होंने एक ग्रुप के लिए किया था।
जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनके लिए हुआ था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक जो कृति है ऋग्वेद, ऋग्वेद जो हमारा ऋग्वेद है, 4 वेद हैं जैसे, उनमें से सबसे पुराना है, लगभग 3500 वर्ष पुराना है ऋग्वेद ग्रंथ है एक हिंदू धर्म का। तो संस्कृति की आरंभिक इसमें हमें उल्लेख मिलता है भरत नाम का। बाद में इसका देश के लिए, पूरे देश के लिए प्रयोग होने लगा था। तो भरत नाम का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? संस्कृति की जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद में। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? हमने ये तो देख लिया कि अतीत के बारे में क्या कुछ जान सकते हैं, लोग उस समय क्या करते थे, तो हम कैसे जान सकते हैं? अब ये सवाल खड़ा होता है। तो देखिए, अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकती है। इनमें से हम एक तरीके के बारे में बात करेंगे कि अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई थी उनको ढूंढना पड़ेगा हमें, फिर उन्हें पढ़ना होगा, तो इससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलेगी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी और इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, जो कि लैटिन शब्द मैनु से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी और भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। जो हिमालय क्षेत्र में भूर्ज नामक एक पेड़ है, उसकी जो छाल होती थी उस पर जो लिखी जाता था इतिहास के बारे में, जो उन्हें पांडुलिपियां कहा जाता था। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये एक पेड़ की छाल है। देखिए, ये देखने में भी लग रहा है पेड़ जैसा, तो ये एक पेड़ की छाल है। इस पर इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो इसे हम पांडुलिपि के नाम से जानेंगे कि ये पांडुलिपि है। और पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यु का अर्थ क्या होता है? कि हाथ से निकला हुआ। तो यहाँ पर देखिए, हजारों वर्ष पहले लिखी गई है ये। और ये किताब बनाने के लिए पहले लोग क्या करते थे? आज तो पेपर का यूज होता है, तो पहले क्या करते थे? जो पेड़ है उसकी छाल को काट कर, ऐसे बारीक बारीक काट कर, तो उससे पेजेस तैयार किए जाते थे और फिर उसे एक ऐसे किसी रस्सी से या किसी तरीके से बांध देते थे। तो ये पांडुलिपि हो गई हमारी। आगे देखिए, इतनों वर्षों में अब देखिए, पांडुलिपियों ने, ऐसे तो है नहीं कि इतनी, लगभग 8,000 9,000 या 4-5 हजार साल पहले से ये पांडुलिपियां ऐसे की ऐसे ही बची हों। कुछ तो ऐसी थी जिन्हों कीड़ों ने खा लिया था और कुछ नष्ट कर दी गई थी। फिर भी कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो आज भी हमें मिलती हैं, और ये पांडुलिपियां मंदिर विहारों में प्राप्त होती हैं। तो ये कहाँ पर लिखी जाती थी? मंदिरों में और विहारों में। उस समय इतिहास में अगर हम देखें तो लोगों का विश्वास ज़्यादा कहाँ पर होता था? अपने धर्म में, और जैसे मंदिरों में हो गया या विहारों में, जहाँ पर लोग अपनी पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, जहाँ पर उनका विश्वास बना हुआ था। तो हम आगे भी हम बात करेंगे कि जो लोग होते थे अपने गहने या कुछ भी अपना कीमती सामान था वो मंदिरों में रखा करते थे। तो ये पांडुलिपियां भी जो तैयार करके मंदिरों में रखी जाती थी और वहीं पर मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजों के जीवन, औषधियों और विज्ञान के सभी प्रकार की चर्चा मिलती है। तो इनमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो धार्मिक उनकी मान्यताएं क्या थी, उनका धार्मिक विश्वास क्या था, लोग क्या क्या मान्यताएं रखते थे, उनके व्यवहार कैसे थे, धार्मिक अवस्था को लेकर, राजाओं के जो जीवन थे, राजा महाराजाओं के, वो जीवन कैसे थे, औषधियाँ जो भी जंगलों में प्राप्त होती थी उनके बारे में, और विज्ञान, सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। हमारे यहाँ कुछ नाटक भी ऐसे हैं, कुछ कविताएं भी ऐसी लिखी गई जो इतिहास के बारे में बताती है, कुछ महाकाव्य भी लिखे गए। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। तो जो प्राकृत और तमिल भाषा, जो आम लोग भाषा बोलते थे, देखिए हमारे जो प्राचीन काल में वर्णों में बटे हुए थे लोग, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते थे वो सिर्फ संस्कृति की जानकारी उन्हें होती थी। बहुत कम लोग थे जो संस्कृति की आम लोगों को जानकारी होती थी, लेकिन ज़्यादा तो ब्राह्मण ही संस्कृति पढ़ते लिखते थे और उन्हें ही पूरी अच्छे से नॉलेज होती थी। और जो आम लोग थे वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जो आम आज भी हम देखते हैं कि बोलचाल की जो भाषा होती है, जिसमें हम आपस में बातें करते हैं, वो प्राकृतिक भाषा होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी पांडुलिपियां जो संस्कृति में मिली हैं, लेकिन कुछ
प्राकृत और तमिल भाषा में मिली हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जो नॉर्मल पीपल होते थे, जो राजा महाराजा जो बड़े लोग होते थे, वो संस्कृति का प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। हमने पहले देखा पांडुलिपियों का, अब हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा ऐसी धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जो लेख मिलते हैं हमें पत्थरों पर, या कुछ भी धातु हो कोई भी किसी प्रकार की, उसकी सतह पर जो लिखे जाते थे। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तो यहाँ पर देखिए एक ये अभिलेख दिया हुआ है, ये किसी धातु के ऊपर लिखा हुआ है। कुछ वर्डिंग हमें प्रॉपर अच्छे से तो नहीं दिखेंगी, लेकिन कोशिश करिए देखने की। यहाँ पर देखिए कुछ जो लिपि लिखी हुई है, ये अभिलेख है। अभिलेख ये कुछ धातु पर या किसी पत्थर पर जो भी लिखा जाता है वो काफ़ी लंबे समय तक बचा रहता है, उसके नष्ट होने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पर लोग कौन लोग लिखवाते थे? इन्हों पर लिखवाते थे जो शासक लोग होते थे, या कुछ और भी लोग थे अपने आदेश के, उनके द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए गए, जब बुरे तो नहीं लिखाएंगे, खैर अच्छे ही काम लिखवाएंगे अपने, कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे, क्या डेवलपमेंट किया था, उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लिखवा देते थे, ताकि लोग उन्हें पढ़ सके, जो बाद के लोग थे उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाया था। तो कुछ ऐसे भी थे जहाँ पर राजा और राजों के साथ उन रानियों ने भी अपने जो भी कार्य थे वो भी यहाँ पर लिखवाए थे। उदाहरण दी हुई है यहाँ पर कि शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक होते थे वो लड़ाइयों में वो उनकी जीत कैसे हुई, जो लड़ाइयों में उनका स्थिति कैसे रही थी, कैसी परिस्थितियां थी, तो इसके बारे में भी वो लिखवाते हैं। इनका पूरा लेखा जोखा लिखा जाता है अभिलेखों में। ये देखिए ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है। अभी ये वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ये जो अभिलेख दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए हम इन अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग होता था? लिपि तो खैर बहुत जो वर्डिंग जो आज हम देखते हैं वो बहुत बाद में आई है। पहले लोग संकेतों को या चित्रों का प्रयोग करते थे। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमेइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। तो जो यूनानी लिपि है, जो अरामेइक लिपि है, इसमें ये अभिलेख लिखा हुआ है। तो आज हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा को लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कई और वस्तुएं भी मिलती हैं अतीत में जो बनाई गई थी और जो यूज़ की जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो हमें प्राचीन काल से हमें जो वस्तुएं मिलती हैं जिनका प्रयोग किया जाता था, उनका जो उनकी स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। और पुरातत्वविद क्या करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है, देखिए ये हमें प्राचीन काल से मिले हैं। एक ये पात्र है, ये देखिए एक बर्तन है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक पुराना चांदी का सिक्का है। तो देखिए उस समय पर आज के सिक्के और उस समय के सिक्के में देखिए कितना अंतर है। तो पहले क्या होता था, सिक्के ऐसे किसी भी कोई उनकी प्रॉपर शेप नहीं होती थी, और आज देखा जाए तो प्रॉपर राउंड शेप में सिक्के होते हैं। नोट जो होते हैं वो पूरे ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। लेकिन अगर उस समय पर हम देखें तो किसी भी कोई भी चांदी का टुकड़ा ले लो तो वो लोग उन्हें सिक्का मान लेते थे कि ये उनके माध्यम से वो व्यापार भी करते थे। और यहाँ पर देखिए इस जो बर्तन दिया हुआ है इस पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसे प्राचीन काल से ही कुछ ना कुछ आकृतियों का या उनकी कला विकसित होने लग गई थी। ऐसा नहीं कि कला समय के साथ विकसित हुई, कला बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। जो भी उनका आर्ट होता था, जो भी वो जिसके माध्यम से वो अपना आर्ट दिखाते थे, वो बर्तनों पर कलाकारी कर देते थे, किसी और दीवारों पर, या गुफा में अगर आगे हम देखें गुफाओं में भी उनके चित्र बनाए हुए हमें मिलते हैं। तो ये प्राचीन काल में हमें ये जो एविडेंस मिले हैं इनको आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी हिस्ट्री की थी और बताया कि किस समय के हैं, जो
मिले थे ये जो बर्तन। औजारों, हथियार और बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वविद, वो औजारों के लिए, हथियारों के लिए, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों के लिए छानबीन करवाते थे, खुदाई करवाते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की बनी होती थी, कुछ पक्की मिट्टी, जैसे कि हमने ये जो बर्तन देखा है ये पक्की मिट्टी का बना हुआ है। कुछ धातु की बनी होती थी, जो यहाँ पर हमने जो सिक्का देखा है ये धातु है। और ऐसे तत्व कठोर या जल्दी ना नष्ट होने वाले होते हैं। ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। तो देखिए ये इतने साल पुराने भी हमें मिल चुके हैं इनके एविडेंस, तो ये जल्दी नष्ट नहीं होते। हमने देखा था पांडुलिपि जो होती थी, जो पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, वो नष्ट होने की उनकी संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे जब एविडेंस मिलते हैं तो उनकी हिस्ट्री की जाती है, और हिस्ट्री कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद जानवरों और चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो वो इसके अलावा बर्तन भी ढूंढते थे, औजार भी हो गए, हमने आगे और भी बहुत कुछ देखा। तो अब देखिए वो जानवरों और चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, क्योंकि ऐसा जब कोई भी एविडेंस मिलता है उन पर पूरे अच्छे से स्टडी करना, तो उससे हमें कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई जानकारी मिलती है। तो वो इससे क्या पता लगाते हैं कि अतीत में लोग क्या कुछ खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो वनस्पति होती हैं, जो पेड़ हो गया, जब कोई भी फल हो गया, कुछ भी जो होता है, जंगलों में से जो कुछ प्राप्त होता है, फल, पत्ते, तो उनका बचना मुश्किल हो जाता है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अगर हम गेहूं या अन्न के दाने की बात करें, अगर वो जल भी जाते हैं तो या लकड़ी के टुकड़े, तो उनकी राख होती है जो जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। आगे देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। पांडुलिपियां हमने देखी थी, अभिलेख देखे, और जो पुरातत्व से जानकारियों के लिए इतिहासकार, जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। जो पुरातत्वविद होते हैं वो जो एविडेंस मिलते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और जो इतिहासकार, हिस्टोरियंस होते हैं, वो इतिहास के बारे में जानकारी, वो इतिहास की स्टडी करते हैं। स्रोत से के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है। तो देखिए इन दोनों को एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है। देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको स्रोत मिलते हैं, और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो जो स्रोत मिलते हैं उनसे क्या होता है, अतीत के बारे में जानना आसान हो जाता है, क्योंकि स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हम अतीत में इमेजिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर हमें खिलौना मिला है, मान लीजिए कोई खिलौना है बच्चे का, तो हम इससे एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये खिलौना बच्चे का हो सकता था। अगर हमें मिट्टी का खिलौना मिला है तो हम सोच सकते हैं कि पुरातन समय में लोगों के पास जो मिट्टी का ज़्यादा यूज़ होता था, तो मिट्टी से वो खिलौने बनाना शुरू कर देते। तो इस तरह से उनका जो काम धंधा भी चलता था, और जो बच्चे होते थे वो मिट्टी के खिलौनों का प्रयोग करते थे। और अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो खिलौने जो है बहुत इलेक्ट्रिक खिलौने आ चुके हैं, और भी बहुत से प्रकार की और भी बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है आज के समय पर। तो इसी तरह से इतिहासकार स्रोतों के माध्यम से उन्हें हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत आसान हो जाता है, और वो इतिहास को पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं। तो जो जासूस होते हैं उनको अगर कोई भी सुराग मिल जाए तो वो पूरी बात, उसके पीछे की पूरी जो बात होती है, वो पूरी घटना निकाल सामने रख देते हैं। तो इसी तरह जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद है, वो भी एक जासूसे के रूप में भी काम करते हैं, और स्रोतों के माध्यम से वो पूरे अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, अतीत एक या अनेक है। ऐसा जो हम चैप्टर कर रहे हैं, इस बुक का जो शीर्षक है हमारे अतीत, उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। सभी लोगों का अलग अलग प्रेजेंट होता है, सभी लोगों का जो पास्ट होता है वो भी अलग होता है। तो इसी तरह से अतीत के बारे में अगर हम बात करें तो जो
भिन्न भिन्न समूहों के लोग थे, उनके अतीत भी अलग अलग थे। अब हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जो पशुपालक और कृषकों का जीवन था वो राजाओं रानियों के जीवन से और व्यापारियों के जीवन से, शिल्पकारों के जीवन से बहुत डिफरेंट था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाजों का पालन करते थे। तो देखिए, जो भी किसी हम सभी की अपनी अपनी लाइफ होती है। तो इसी तरह से जो इतिहास था, जो लोग पालते थे उनका इतिहास अलग था, जो किसान थे उनकी इतिहास अलग था। सभी का अपना अपना काम था और सभी के अपने अपने विचार होते थे, अपना अपनी आस्थाएं होती थी। इसी प्रकार जो अतीत है वो भी बहुत सारे लोगों का अतीत होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक पर्सन के अतीत को अगर हम करेंगे तो हमें सभी लोगों के अतीत के बारे में पता चलेगा। नहीं, अगर हम एक पर्सन के, अगर हम मान लीजिए राजा और रानी के अतीत के बारे में पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ उनके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा जो वहाँ की आम जनता थी, पशुपालक थे, कृषि थे, उनका जीवन अलग था। जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, वो भी डिफरेंट प्रकार से अपनी जिंदगी जीते थे। आगे देखिए, उदाहरण के लिए एक और उदाहरण है। आज आज अगर हम बात करें, अंडमान द्वीप के अधिक लोग अपने भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके या फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। जो अंडमान द्वीप के लोग हैं वहाँ वह अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मछलियां पकड़कर, शिकार करते हैं, फल फूल को इकट्ठा करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। और अन्य व्यक्ति कौन होते हैं? शहरों में जो लोग रहते हैं वो किसानों से भी गेहूं वगैरह खरीदते हैं, और जो समुद्री तट पर लोग रहते हैं, मछुआरे हो गए, उन लोगों से भी जो मछलियां वगैरह है वो भी लेते थे। तो वो लोग डिपेंड होते थे, जो शहरों में रहने वाले लोग। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। अगर ये तो आज की बात की गई थी, तो अतीत में भी ऐसा था कि कुछ लोग किसी पर डिपेंड थे, कुछ लोगों का काम और होता था। जैसे व्यापारी व्यापार करते थे और कृषि जो होते थे फसल उगाते थे। तो हो सकता है जो कृषि लोग थे, कृषक थे, किसान, वो अपनी फसल व्यापारियों को देते और उनसे जो उनकी ज़रूरत की वस्तु है वो खरीदते हों। इसी तरह से सभी का अतीत अलग अलग होता है। इसके अलावा एक और भी डिफरेंस है इनमें। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक होते थे, जो राजा महाराजा थे, उनकी जो भी जीत हो जाती थी, जो भी उनकी विजय होती थी किसी युद्ध में, तो वो उनका लेखा जोखा रखते थे, जैसे हमने पहले देखा था अभिलेखों के रूप में। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो जो वो उन्होंने जानकारी रखी थी इसके बारे में, तो ये एक इसी कारण से हमें उनके द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और लड़ाइयों के बारे में, लड़ाइयों के बीच में क्या हुआ था, तो उसकी जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है। जबकि जो नॉर्मल लोग होते थे, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, जैसे आम आदमी थे, जो उनका जो काम थे, उनका लेखा जोखा कहीं नहीं मिलता है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तो देखिए, जो राजा महाराजा थे वो तो अपने अभिलेख लिखवा देते थे, उनकी जानकारी हमें मिल जाती है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए थे जहाँ जो इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन जो आम आदमी थे, जिनमें शिकारी आ जाते हैं, मछुआरे, संग्राहक जो भोजन इकट्ठा करते थे जंगलों के माध्यम से, कृषक होते थे, पशुपालक, ये आम लोग होते थे। इन्होंने अपने कार्य का कोई भी लेखा जोखा नहीं रखा था। लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट जो उनको एविडेंस मिलते हैं, उनके माध्यम से हमें उनके जीवन में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। लेकिन फिर भी इनके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है। तिथियों का मतलब क्या है? अब देखिए, तिथि कैसे तय करते हैं, या तिथि कैसे बनी गई, या तिथि को कैसे डिफाइन किया गया है कि ये कौन सा ईयर है या कौन सा ये मंथ है। अब देखिए, अगर कोई भी हमें डेट पूछता है तो हम क्या करते हैं, उस दिन की तारीख बता देते हैं, मंथ बता देते हैं और ईयर बता देते हैं। जैसे कि 2000, या इस तरह का कोई भी और वर्ष, जैसे आज इस समय पर क्या है, 2025 चल रहा है, तो ये ईयर चल रहा है। तो आज हमारे लिए आसान होता है कोई भी डेट डिफाइन करना या किसी भी डेट को बताना। तो वर्ष की
यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। अत 2000 वर्ष कहने का अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। तो देखिए यहाँ पर हम टाइम लाइन से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक टाइम लाइन है। टाइम लाइन मीन्स कि ये संख्या रेखा है। तो यहाँ पर 0 होता है, तो जो इससे पहले के वर्ष थे वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात होगी, ठीक है। तो जो इसके बाद के वर्ष हैं वो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष बाद के जो वर्ष हैं उनके बारे में। यहाँ पर अगर 2000 वर्ष की बात की है, इसका मतलब यहाँ पर जो 0 डिग्री है इसके बाद से 0 के बाद से जो 2000 वर्ष तक जो है वो ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ था 0 ईयर में। तो यहाँ पर 2000 वर्ष है ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात की गई है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा से पहले के नाम से जानी जाती हैं। जो हमने यहाँ पर देखा था 0 से पहले को ईसा पूर्व लिखेंगे। इसमें हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं और वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं। तो देखिए अंग्रेजी में हम बीसी वर्ड का यूज़ करते हैं, हिंदी में हम ईसवी पूर्व, और बीसी का तात्पर्य के अर्थ क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से पहले। जो ईसा मसीह का जन्म है उससे पहले के जो साल होंगे वो बीसी के रूप में जाने जाएंगे। कभी कभी हम इन तिथियों से पहले एडी भी लिख देते हैं, हिंदी में ईसवी लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। ये लैटिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, जब उनका जन्म हुआ था उसे एनो डोमिनी के नाम से डिफाइन किया गया था। कभी कभी एडी की जगह हम सीई, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिक देश अब इस कैलेंडर को मान्यता देते हैं, तो इसीलिए हमारे भारत में भी यही कैलेंडर चलता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में जो हम इस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं वो लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। कभी कभी जब अंग्रेज आए थे भारत में तब उनके आने से ये कैलेंडर शुरू हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। तो ये हमने देखा था कि हम डेट्स के लिए कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो एक तो हम बीसी ईसवी पूर्व जो बिफोर क्राइस्ट इरा होगा, ईसा पूर्व से पहले का समय था। जो एडी का हम भी एडी और बीसीई का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले की जब हम बात करेंगे तो बीपी का यूज़ किया जाएगा। और इस कैलेंडर को कौन लेके आए थे भारत में, अंग्रेजों के साथ ये कैलेंडर आया था और तब से लगभग 200 वर्ष पहले से हम इस कैलेंडर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। यहाँ पर कुछ देखिए उपयोगी शब्द हैं जिनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। यात्रा हमने देखी थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना। पांडुलिपियाँ, जो पेड़ की भुर्ज नाम के जो पेड़ है हिमाचल प्रदेश में उगने वाला, उनकी जो छाल पर जो लिखी जाता था इतिहास के बारे में, उन्हें पांडुलिपियाँ, जो हाथ से लिखी जाती थी। तब कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था, तो हाथ से लिखी जाने वाली को पांडुलिपि कहा जाएगा। अभिलेख हमने देखा था, जो धातुओं के ऊपर कुछ लिखवा दिया जाता था शासकों के द्वारा, उनकी जो भी रचनाएं होती, जो भी उनके काम किए होते थे, अच्छे कामों को लिखवाया जाता था अभिलेखों के माध्यम से। पुरातत्व हमने देखा था, जो एविडेंसों का अध्ययन करते हैं, जो एविडेंस मिलते हैं उनकी पूरी स्टडी करते हैं। और इतिहासकार उन एविडेंसों से एक पूरा इतिहास इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि इतिहास में या अतीत में क्या कुछ रहा होगा। स्रोत हमने देखा, जो एविडेंस होते हैं। और अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, और जो भी अज्ञात लिपियां होती थी उनके अर्थ क्या होते थे। यहाँ पर देखिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। नर्मदा नदी में क्या था, हमने देखा था कि आखेट
और संग्रहण लोग खेत शिकारी रहते थे, और जो भोजन इकट्ठा करते थे वो लोग नदी के घाटियों में ही रहा करते थे, क्योंकि आसान होता था उन्हें नदी के आसपास के क्षेत्र में से भोजन इकट्ठा करना, शिकार करना, अपनी जो भी ज़रूरत की उस समय ज़रूरत की जो वस्तुएं तो क्या होती थी, उस समय जो भी ज़रूरत का सामान होता, जैसे खाने पीने की वस्तुएं जंगलों से ही मिला करती थी। मगध क्या था, एक पहला बड़ा राज्य है जिसे वर्तमान में हम बिहार के नाम से जानते हैं। गारो पहाड़ियों पर क्या हुआ था, आरंभिक कृषि की शुरुआत हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर जो थे वो सिंधु नदियों के या इनकी सहायक नदियों के आसपास नगरों का विकास हुआ था। गंगा नदी सहायक नदियों में सिंधु और इसकी सहायक नदियों में प्रथम नगर प्रारंभ हुए थे, और गंगा नदी जो है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर जो है गंगा घाटी पर मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।